जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल की क्लास बेसिक ग्रामर से रिलेटेड, दैट वाज अ बेस लाइन जो मैंने आपके सामने सेट की। मैंने आप लोगों को बताया कि भाई पास होना है तो ये करना पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो नहीं होगे, सिंपल सी बात है। और हमेशा याद रखिएगा कि चीज़ों को कवर करने के लिए ना टाइम एक फैक्टर होता है, लेकिन आपकी अपनी ज़ात भी एक फैक्टर बहुत बड़ी होती है कि आप खुद क्या हो, कैसे समझते हो या चीज़ों को कैसे कवर करते हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करना मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर, और चीज़ों को फिर बाद में करना, कंसिस्टेंसी का मुजाहरा करना, क्योंकि हमारा काम तो है सिर्फ लेक्चर प्रोवाइड कर देना ना, आगे उस रास्ता दिखा देना। अब आप लोगों का काम है कि अब आप उस रास्ते पे चलोगे तो कैसे चलोगे, अच्छा चलोगे तो पास हो जाओगे, बल्कि सक्सेसफुल हो जाओगे, चीज़ों को याद रखोगे। लेकिन अगर नहीं अच्छा चल पाओगे तो फिर सारी सी बात है, तो रेडियाँ भी तो इंसान ही लाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो वो कोई नहीं, रेडी भी ना लगाएंगे। तो बात यही है। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने बेसिक जो ग्रामर का प्रैक्टिस का सेकंड लेक्चर, जो कि आज वो उस सेक्शन का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर जाएंगे। इसमें दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है ना, मैं आप लोगों को सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। हम डिस्कस करेंगे अबाउट टेंसेस, नंबर वन, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये क्या होते हैं। और हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। ये आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बातें करनी है और इनके ऊपर डिस्कशन करनी है। टेंसेस, ऑक्सिलरी वर्ब्स, और तीसरा कि जनाब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। अब इनके बारे में मैं एक एक करके आपके सामने चीज़ें समझाता हूँ और आपको बताता हूँ, ताकि आप इसको समझ पाओ और उसे अंडरस्टैंड कर पाओ। सबसे पहले मैं बात आपके सामने करूँगा अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। देखें, हम लोग बात करते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात करते हो, तो हम बात करने के लिए किस चीज़ का सहारा ले रहे हैं? सेंटेंसेस का ना। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, हम इसे बोलते हैं इट इज स्पीच, गुफ्तगू। स्पीच से क्या मुराद होता है? गुफ्तगू, डिस्कशन। स्पीच मुराद होता है जनाब इलेबोरेशन, कि मैं किसी चीज को इलेबोरेट कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो हम जो बात कर रहे होते हैं, दिस इज स्पीच, एक्चुअली दिस इज स्पीच। अब स्पीच के लिए मुझे कहां पे कौन सा लफ्ज बोलना है? अब मैं कहता हूं जी, मुझे कहां पे कौन सा लफ्ज बोलना है। अगर मैं कहूं बोलना लफ्ज कहां है पे, क्या समझ आ रही है बात की? तो कहां पर वर्ड है, किस जगह आएगा, कहां पर उसका, और मैं कह रहा हूं कहां पे कौन सा लफ्ज बोलना। अगर मैं इसमें कहूं रहीम यार खान लफ्ज ये, फिर मैं कहता हूं पतों की, क्या वो लफ्ज यहां पे आ सकता है मेरी इस डिस्कशन में? तो हर एक लफ्ज का एक खास मतलब होता है, खास प्लेसमेंट होती है, खास जगह होती है, तो ही तो सेंटेंस बनता है। तो असल में हर लफ्ज उस स्पीच के अंदर अपना पार्ट अदा कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? पार्ट, अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहा होता है, रोल अदा कर रहा होता है पूरी स्पीच का, पूरी स्पीच का। इसलिए हम हर लफ्ज को कहते हैं कि इट इज पार्ट ऑफ द स्पीच, इट इज पार्ट ऑफ द स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? वो अल्फाज, ये मैं आपको देसी तरीके से बता रहा हूं ताकि चीजें आपके जहन में बैठ जाएं। वो स्मार्ट वर्क ना, चीजें मैं ये नहीं करूंगा, मैं लैपटॉप निकाल लूंगी, ये वो सारा चीजें समझा रहा हूं आपको। तो जनाब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है कि जनाब आप हर लफ्ज को कहां पे प्लेस करेंगे और कि वो पूरी स्पीच बना देगा। तो वो लफ्ज एक पार्ट होता है पूरी स्पीच का। तो इस तरह सारे पार्ट्स मिलेंगे तो वो क्या बन जाएगा? स्पीच। तो हर लफ्ज को हम कहते हैं पार्ट, और जब लफ्ज मिलते हैं अपनी खास जगह पे तो वो सारे का सारा क्या बन जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसे क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको पता है हमारी इंग्लिश राइटिंग के अंदर, जो हमारी इंग्लिश है, इसके अंदर टोटल 6.5 लाख कमोबेश अल्फाज बोले जाते हैं। कितने? 6.5 लाख इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो 6.5 लाख अल्फाज बोले जाते हैं टोटल। और 6.5 लाख अल्फाज का मतलब फिर क्या होगा कि ये जो 6.5 लाख के 6.5 लाख अल्फाज है ना, इनके 8 नाम हैं बस।
इनके 8 नाम है, टोटल 8 नाम। कितने ज्यादा वर्ड्स हैं, लेकिन वो इन 8 नामों में से किसी एक नाम के ऊपर आ रहे होंगे। और वो किस किस नाम के ऊपर आ रहे होंगे, या तो वो वर्ड क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, या वो वर्ड क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा, या वो वर्ब कहलाएगा, या वो एडवर्ब कहलाएगा, या वो कंजंक्शन कहलाएगा, ठीक है, या वो वर्ड कहला रहा होगा प्रेपोजिशन, या वो कहला रहा होगा कंजंक्शन, या वो क्या कहला इंटरजेक्शन। बात समझ आ गई है? टोटल जितने भी अल्फाज होते हैं ना, वो सब के सब इन्हीं में से कोई एक नाम होंगे, इन्हीं में से कोई एक नाम होगा। जैसे चेयर है, चेयर क्या है, एक नाम है, उसे क्या कहते हैं, शाबाश। मैं कहता हूं इट, इट क्या है, नाम की जगह पे यूज हुआ, वो क्या होगा, प्रोनाउन। कितने प्रोनाउंस होंगे, दिस दैट दीज दोज हु हुज, ये सारे के सारे प्रोनाउन है, लेकिन ये सब के सब अल्फाज किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, इस कैटेगरी में। कितने वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं, चेयर, टेबल, लाइट, कैमरा, एवरीथिंग, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। ठीक है, पहले इन अल्फाज को जरा पढ़ें, फिर उसके साथ मैं आपको आगे बताता हूं। इनको जरा 2-3 दफा पढ़ें, मैं अभी आपको बता रहा हूं। क्या, कौन सा, एक मिनट को, हमने कौन सा छोड़ दिया, एडजेक्टिव छोड़ दिया। इसे बोलते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ये बात याद रखिएगा। एक मिनट मैं जरा आपके लिए निकाल रहा हूं इसे। अब जरा कैमरे वाले भाई, इस तरफ कैमरा चाहिए होगा आपका। अब जरा ये देखिएगा जी, मैं आपके सामने चीज़ों को ना शॉर्ट करता हूं और चीज़ों को समझा देता हूं ताकि सारी बातें यहीं पे क्लियर हो जाएं। तो अब ये देखिएगा, मैंने पार्ट ऑफ स्पीच आपके सामने बोला कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, कि हर लफ्ज़ अपना एक ख़ास नाम रखता है, ख़ास काम रखता है, ख़ास प्लेसमेंट रखता है एक सेंटेंस में, इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, स्पीच का एक पार्ट है। ये बात तो समझ आ गई थी ना। अब इंग्लिश क्या कहती है, इंग्लिश कहती है कि पार्ट ऑफ स्पीच इज अ नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इन अ सेंटेंस। समझ आते गई है, यही तो गल मैं तुहानू दसन दिया देसी तरीके दे नाल, समझ आ गई है। जैसे मिसाल के तौर पे ये सेंटेंस आपको नजर आया, फाइनली दे हैड बीन वेटिंग फॉर एवर फॉर गुड फूड एंड ड्रिंक। इसमें हर लफ्ज फाइनली, दे, फिर इसी तरह हैड बीन वेटिंग फॉर एवर फॉर गुड फूड एंड ड्रिंक, ये सारे के सारे अल्फाज हैं और इनकी खास प्लेसमेंट है। क्या मैं फॉर एवर को दे के साथ लगा सकता हूं, क्या मैं दे की जगह पे एंड लगा सकता हूं, हर एक की खास प्लेसमेंट है। तो हर लफ्ज अपना खास नाम रखता है। जैसे फाइनली है तो इसका नाम क्या है, इंटरजेक्शन। इसी तरह दे क्या है, प्रोनाउन। हैड बीन वेटिंग, ये सारे क्या हैं, वर्ब्स हैं। फॉर एवर क्या है, एडवर्ब है। फॉर प्रेपोजिशन है। गुड एडजेक्टिव है। फूड नाउन है। एंड कंजंक्शन है, कंजंक्शन आपस में मिलाने वाला। और ड्रिंक क्या है, नाउन। अच्छा, आप लोगों की आसानी के लिए ना मैंने क्या काम किया हुआ है कि मैंने एक पोइम आपके सामने लेके आता हूं। अभी चूंकि रिवीजन है ना, स्मार्ट रिवीजन है, तो ये चल रही है। अगर इसको इन डिटेल को समझना चाहेगा तो वही जो कल मैंने आपके सामने जो ओपन किया था प्लेलिस्ट, उसके अंदर पार्ट ऑफ स्पीच का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर पूरे 1 घंटे का पड़ा हुआ है। आप चाहें तो देख सकते हैं उसमें, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी मैं चूंकि चीज़ों को आपको रिवाइव करवा रहा हूँ, वाइंड अप करवा रहा हूँ, तो इसलिए ये समझिए, तो सिर्फ एक पोइम के जरिए से हम पार्ट ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं। तो पोइम क्या है, मैं आपके सामने बोली जाता हूँ, जरा समझिएगा जी। नाउन की पहले डेफिनेशन होगी। पहली बात, नाउन की क्या है, डेफिनेशन है। ये आपके सामने आएगी, किसे कहा जाता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और ये सारा कुछ। ये आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको वैसे नोट्स भी ये भेज दूंगा अगर आप कहेंगे तो। अब मैं आपके सामने पोइम बोल रहा हूँ, डेफिनेशन, 7 एग्जाम्पल। एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन। अब नाउन की डेफिनेशन क्या है कि हर नाम क्या कहलाता है, नाउन। और एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, फील्ड, फाउंटेन, स्ट्रीट, टाउन। समझ आ गया नाउन क्या होता है। इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स। ये पोइम है, इससे आप चीजों को याद रखेंगे, आपको पार्ट ऑफ स्पीच याद रहेंगे। इसी तरह द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग एज मैजिक वैंड और ब्राइडल रिंग। इसके अंदर कौन सा एडजेक्टिव है, वो एंड वाला भाई बताए, एडजेक्टिव कौन सा है वो एंड वाले भाई, आपसे पीछे वाला। हाँ,
नहीं नहीं, आपको आए हुए माशाल्लाह 18-19 साल हो गए हैं, मुझे शक नहीं है, यकीन है इस बात पर। तो इसमें एडजेक्टिव क्या है बस ये बता दें। अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या बात कही थी? शाबाश, मैजिक और ब्राइडल एडजेक्टिव है। गुड, वेरी गुड, होश पढ़ो पाइन, शुक्र है। मोस्ट वर्ब्स मीन एक्शन, समथिंग डन, टू रीड एंड राइट, टू जंप एंड रन। इसी तरह जनाब, हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब्स टेल एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल। फिर उसके बाद द preposition shows रिलेशन, एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन। कंजंक्शन ज्वाइन इन मैनी वेज एंड वर्ड्स और फ्रेज एंड फ्रेज, सेंटेंसेस, वर्ड्स और फ्रेज एंड फ्रेज। अब इसके अंदर कौन कौन से कंजंक्शंस हैं? और है, एंड है, समझ आ रही है बात की। इसी तरह द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हीड, एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट मस्ट फॉलो मी। जिस बात का इजहार जब हम करते हैं एक लफ्ज की शक्ल में, तो वो सारा क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन। तो जनाब ये पार्ट ऑफ स्पीच, और याद रखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी इंग्लिश की वो ईंट है कि जो मिलती है तो बुनियाद के साथ दीवार बनती है। ये जितनी ईंट मजबूत होगी, दीवार भी उतनी मजबूत होगी। तो ये जो ब्रिक्स हैं, दे आर एक्चुअली पार्ट्स ऑफ द वॉल। इसी तरह ये जो वर्ड्स हैं, दे आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर ये आपको समझ, और ये ऐसा नहीं है कि बहुत आपने गो थ्रू करना है, वो लेक्चर भी आप जब देखेंगे तो उसमें बताया हुआ मैंने, जैसे आपको मैंने बताया कि कोई भी नाम है उसका वो क्या होगा? नाउन कहलाएगा। कोई भी नाम नाउन कहलाता है, सिंपल सी बात। इसी तरह हर वर्ड से रिलेटेड एडजेक्टिव क्या कहलाता है, एडवर्ब किसे कहते हैं। तो आप उसको, अगर आपको अभी इन चीजों के बारे में नहीं पता ज्यादा गो थ्रू से, तो वो लेक्चर में मैंने मजीद तफसील से बताया हुआ, जो पूरे 1 घंटे का लेक्चर है, तो आप उसमें वो देख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सुपरफिशियल इमेज आपके सामने लेके आ गया कि ये क्या होता है। और नाउन को आप हमेशा याद रखें कि नाउन या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। ये मैंने कल बताया था, याद है आपको? नाउन या तो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह आप एडवर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे यूज नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात की? जब हम ऐसे करते हैं तो इसका मतलब हमने गलती कर ली, सेंटेंस गलत हो गया। तो हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। जब वो लेक्चर आप लेंगे तो फिर नीचे एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में मैंने बताया हुआ कि बताएं ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। 15-15 एमसीक्यूज की एक्सरसाइज है, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की। तो आप उसको जब देखेंगे तो आपको उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और पार्ट ऑफ स्पीच वंस फॉर ऑल क्लियर हो जाएगा आपका, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये पार्ट तो हमारा हो गया क्लियर। अब बात करते हैं अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं जनाब? ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? सवाल है। ऑक्सिलरी कहा जाता है भाइयों और बहनों, हम नाम देते हैं ऑक्सिलरी हेल्पिंग को। किसे नाम देते हैं? हेल्पिंग। ऑक्सिलरी से मुराद क्या है? हेल्पिंग। और आगे वर्ब्स हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब्स। अब तमाम के तमाम हेल्पिंग वर्ब्स वो ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहलाते हैं, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ एक और नाम बोला जाता है कुछ वर्ब्स के लिए, और उनका नाम क्या है? मॉडल्स। क्या नाम है? मॉडल्स। ये वर्ड आपने याद रखना है। क्या नाम है? मॉडल्स। ये नाम नहीं भूलना आपने। मॉडल्स क्या होते हैं मैं आपको जरा समझाना चाहूंगा हमारी जुबान में, जिसे हम अपनी असेंबली की जुबान कहते हैं। असेंबली के अंदर किसी को पता है, थोड़ा सा इलेक्शन का असेंबली के बारे में थोड़ा बहुत पता हुआ आपको? असेंबली के अंदर क्या होता है कि जनाब एक पार्टी के थ्रू कुछ कैंडिडेट खड़े होते हैं और वो वोट लेते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, जो किसी पार्टी के तहत खड़े नहीं होते, और फिर जब इलेक्शन होने के बाद असेंबली में आते हैं तो फिर उन बंदों को 48 आवर्स दिए जाते हैं, किसी पार्टी के साथ रलना है तो रल जाओ। कुछ रल जाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं हमने आज़ाद ही रहना, असी किसी पार्टी के नाल नहीं जाना, किसी पार्टी के साथ जाना ही नहीं है। और कुछ ऐसे उसमें भी होते हैं, वो कहता है असी वोट भी नहीं किसी ने पाना, जितने साड़ी गल होएगी असी सिर्फ अपनी गल ते आवांगे, किसी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे। हाँ, मुल्क के मुफाद में कोई काम होगा तो मैं अपना वोट डाल दूंगा, कास्ट कर दूंगा, लेकिन याद रखना मैं, वो क्या कहता है आगे, वही वो जो अशखास होते हैं वो कहते हैं कि हम किसी के साथ बैठेंगे नहीं। उनके बारे में कहा जाता है जनाब दे आर मॉडल्स, दे आर मॉडल्स। तो हमारी इंग्लिश की जुबान में मॉडल्स कौन से वर्ब्स होते हैं? ऐसे वर्ब्स जो किसी के साथ आना या किसी को मुंह लगाना पसंद नहीं करते,
किसी को मुंह लगाना पसंद नहीं करते। देखो इज एम आर आ जाता है वर्ब्स के साथ, टेंसेस में भी आता है, इज एम आर आता है, वाज वर आता है, हैज हैव आता है, डू डज आता है, डिड आता है, विल हैव आता है, शैल हैव आता है, ये सारे हम यूज कर रहे होते हैं। ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं, सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। लेकिन जो मैंने बताया मॉडल्स हैं जो किसी को मुंह लगाना पसंद नहीं करते, वो ये हैं जो भी मैं आपके सामने शो करने जा रहा हूं। इनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो जनाब ये रहे कैन, दूसरा है कुड, तीसरा है शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, डेयर, नीड, वुड रेदर और फिर हैड बेटर। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मॉडल्स। यानी कि सारे चौधरी निसार ने, शायद किसी को पता हो चौधरी निसार दा। चौधरी निसार साहब क्या थे, पंजाब असम्बली में और नेशनल असम्बली दोनों में इलेक्शन उन्होंने लड़ा, लेकिन पंजाब असम्बली में उनको टिकट मिल गई, नेशनल असम्बली में नहीं मिली। तो उन्होंने पूरे 4 साल जहमत ही नहीं फरमाई असम्बली के अंदर आने की, वो आए ही नहीं, वो आए ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो यही वो है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जनाब कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, डेयर, नीड, वुड, रेदर, हैड बेटर, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मॉडल्स कहलाते हैं। अगर इनको मजीद तफसील के साथ आपने समझना और जानना है तो याद रखें मेरे भाइयों और बहनों कि आपने इससे रिलेटेड जो लेक्चर है वो है डे 9 जो ऑलरेडी अवेलेबल है, सारे का सारा विद एक्सरसाइजेस, विद कंप्लीट एक्सरसाइजेस के जनाब क्या क्या और किस किस तरह से कैन। और याद रखिए जो मैं मेन चीज इसके बारे में बता रहा हूं कि ये अल्फाज जहां पर आपको नजर आए, इन अल्फाज के फौरन बाद अगर फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी हो तो वो कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बात नहीं आपने भूलनी। जहां पर ये अल्फाज आपको नजर आए, इन अल्फाज के फौरन बाद क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है फौरन बाद तो कौन सी आएगी? फर्स्ट। ना तो उसके साथ एस और ईएस आएगा, ना उसके साथ आईएनजी आएगा, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ही कैन गो होगा कि ही कैन गोज होगा? यार हम ही के साथ एस और ईएस के इजाफा नहीं करते। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या आ गया? शाबाश, वेरी गुड, ये आंसर मैं चाह रहा था। कैन आ गया। जहां पे ये आ गया उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नो एस और ईएस, नो आईएनजी फॉर्म, नो थर्ड फॉर्म, सिर्फ क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रहेगी बात, भूलोगे तो नहीं। इसके साथ ये भी बात याद रखें कि जहां पे आपको ये अल्फाज नजर आए, अगर उनके फौरन बाद बी लगा हुआ नजर आ गया, क्या लगा हुआ नजर आ गया? बी, कैन बी, कुड बी, शुड बी, वुड बी, मे बी, माइट बी, बी लगा हुआ नजर आ गया तो जनाब उसके साथ आपने हमेशा क्या यूज करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर आपने कोई फर्स्ट नहीं यूज करनी, कोई सेकंड नहीं यूज करनी, क्या यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि उस सूरत में फिर यह बन जाता है क्या? पैसिव वॉइस। उस सूरत में वो ये क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस। याद रहेगी बात, भूलो तो नहीं लोग है, क्लियर है, समझ है? हाँ जी भाई, भाई तुसी बड़े हक्के बक्के लगते पे हो, की गल है? कोई वॉशरूम तो नहीं आया? ना लिख रहे हो ना कुछ और, बस एंज ही करके बैठे हो यार। मतलब वो क्या है? मतलब मैं हैरान हो रहा हूँ भाई, वो क्या हो गया? क्या हो गया मेरे भाई आपको? ठीक तो हो ना? पक्की बात है ना? चलो हंस के भाई मैं तेन वेख के डरने आ यार, मतलब मैं क्या हद होंगी यार भाई, बड़ा ध्यान ना वेखन दे को, खैर ही हो। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? पैसिव। और एक्टिव मैंने क्या बताया कि एक्टिव में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है? जब कैन कुड के बाद या इन ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद, मॉडल वर्ब्स के बाद अगर सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी हो तो मैं कौन सी लगाऊंगा? क्या मैं सेकंड लगा सकता हूं? क्या मैं एस और ईएस लगा सकता हूं? क्या मैं आईएनजी लगा सकता हूं? कुछ भी नहीं लगाना। ये याद रहेगी बात। एक और बात मेरे भाइयों याद रख लो, इसके साथ ही मैं बता रहा हूं, ये बड़िया बड़िया गलतियां जी असं कर रहे होने। एक बात यह है कि जिधर भी आपको टू नजर आ गया ना, जिधर भी टू नजर आ गया, ये बात नहीं भूलनी, जिधर भी टू नजर आ गया आप उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे, कोई एस और ईएस नहीं, कुछ भी नहीं।
आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, आप उसके साथ एस और यस नहीं, कुछ भी नहीं लगाओगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे। बोलोगे तो नहीं? डन है, क्लियर है। टू के फौरन बाद क्या लगाएंगे? टू के फौरन बाद क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एक बारी और पढ़ लो, टू के फौरन बाद क्या लगाएंगे? एक बारी और पढ़ लो, स्वाब हो जाएगा, ज्यादा स्वाब हो जाएगा। क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है ये बात? इसी तरह एक और गलती जो हम बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं वो टेंसेस से रिलेटेड होती है, खास तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो मैं आपको बताऊंगा टेंस वाले सेक्शन में। ऑक्सिलरी वर्ब में कोई मसला? क्लियर हो गया? डन हो गया? आइयो अब हम चलते हैं सबसे बड़े जाइंट की तरफ, और एस जाइंट द की ना आए टेंसेस। आए जरा इसको समझते हैं और इसके ऊपर जरा बातों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये दो तो हमने जनाब कवर कर लिए हैं, शुक्र है। अब आते हैं टेंसेस पे। तो जनाब इधर मैंने लिख दिया टेंसेस। अगर मैं आपको याद करवाना चाहूं, मुझे पता है आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी अगर याद करवाना चाहूं तो मैंने क्या कहा था कि दुनिया में कितने किस्म के सेंटेंसेस बोले जाते हैं? कितने किस्म के? दो किस्म के। एक वो जिसमें एक्शन नहीं होता, और एक वो जिसमें एक्शन, जिसमें एक्शन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? शाबाश, या नॉन एक्शन सेंटेंसेस। और जिनमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उसे क्या कहते हैं? जिनमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उसे क्या कहते हैं? नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस। जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उसे क्या कहते हैं? नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस। शुक्र एक बंदा बोले, कंफ्यूज हो गए हो ना? हद होती है, जिससे यकीन होता है वो कंफ्यूज नहीं होता, तो कंफ्यूज हो गए हो। उस फ्यूज उसी का उड़ता है जो कंफ्यूज होता है, वरना तो सब बोलते हैं। ठीक है? जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आए वो क्या होगा? और जिसमें सिर्फ मेन वर्ब आए उसे क्या कहेंगे? यानी क्या कहेंगे? टेंसेस कहेंगे। उसे क्या नाम देंगे? टेंसेस का। तो हमने एक सेक्शन पढ़ लिया जिसके साथ हमारी कितने परसेंट इंग्लिश कवर हुई थी? 28%। और अब कितनी रह गई है? बाकी रह गई है। यानी समझे कि तकरीबन 95% इंग्लिश टोटल इन दोनों के साथ कवर हो जाएगी। बाकी 5% दूसरी इधर उधर की चीजें हैं जिसे आप कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं और पता नहीं की कहते हो, वो बात की बातें। अभी हम सिर्फ इसके ऊपर आ रहे हैं, टेंसेस। तो जनाब टेंसेस के भी ऊपर भी याद रखो कि इसके भी दो टाइप्स हैं। फर्दर कितनी टाइप्स हैं? दो। एक टाइप जिसे आप नाम देते हैं एक्टिव का, और एक टाइप जिसे आप नाम क्या देते हो? पैसिव का। टेंसेस की कितनी टाइप्स हैं? दो। एक जिसमें एक्टिव और दूसरे में पैसिव। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने किस्म के जमाने होते हैं? कुछ चौथी आज तक निकली है कि नहीं? तरक्की कर गया जमाना, कुछ तो होगा, चौथा होगा जमाना। नहीं है जमाना? कितने हैं? तीन ही जमाने। देखें जब हमने पढ़ा ना नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस के बारे में, तो उस वक्त जमाने खुद थे, जमाने खुद थे। लेकिन जैसे ही तरक्की हुई, टेंसेस का जमाना आया, तो जमानों का काम बढ़ गया। जमानों का काम बढ़ गया। जब काम बढ़ा तो उन्होंने कहा कि चलो ब्याह कर लिए, ब्याह करांगे, बच्चे होंगे, साड़ा काम जड़ा ना थोड़ा बट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर से ये तीनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं ना मिले कभी, कि मिले आपस में? कभी नहीं मिले। लेकिन फिर भी इन्हां दी ऐसी अंडरस्टैंडिंग सी कि तिन्हां दे घर 4-4 बच्चे ही होए, तिन्हां दे घर 4-4 बच्चे ही होए। ठीक है? और इतनी मजेदार अंडरस्टैंडिंग थी कि चारों बच्चों के नाम भी उन्होंने सेम ही रखे, चारों बच्चों के नाम भी सेम रखे। जैसे पास्ट के घर पहले बेटे का नाम, पहला बेटा आया तो उसने उसका नाम रखा इंडेफिनिट। क्या नाम रखा? दूसरा बच्चा हुआ उसका क्या नाम रखा? कॉन्टिन्यूस। तीसरा हुआ उसका नाम रखा परफेक्ट, और चौथा है उसका क्या नाम? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब पास्ट के जो चारों बच्चे हैं उनका पूरा नाम क्या होगा? अंग्रेज पापा नू इज्जत देंदे ने इस तरह कि पापा का नाम पहले लेंदे ने और उसका नाम भी पहले लेके आते हैं। विलियम शेक्सपियर, तो उहदे पापा का नाम क्या था? विलियम था। वो वक्री गल है, बाद चो डॉग की इज्जत ज़्यादा होती है, वालदैन की नहीं होती, वो चले जाते हैं छोड़ छोड़ के उन्हें, तो लेकिन इज्जत इधर ज़्यादा है। इधर क्या कैसे दे रहे होते हैं? पापा का नाम पहले लेके आ रहे होते हैं। वो पीछे भी बड़ी वजूहत ने, लेकिन वो असी गल नहीं करते। ठीक है? असी मेन गल दे उत्ते आने।
पापा को इज्जत ऐसे देते हैं कि उनका नाम कैसे आता है पहले। तो अगर पास्ट के 4 बच्चे हैं तो मुझे बताएं उनके चारों बच्चों के नाम क्या होंगे भैया, आप बताओ पूरे नाम। आप नहीं आया हक्का बक्का ये वाला भाई जो भी आया था, हाँ चारों नाम बताओ चारों बच्चों के। परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस। इसी तरह फ्यूचर के चारों के क्या होंगे? प्रेजेंट के आप बताओ। क्या बात है, देखें 4 बच्चे। इधर वाला जो पोर्शन था जिसमें 28% वाला पोर्शन किया उसमें पापाज सारे खुद थे। अब तमाम बेटाज आ गए, अब पापाज निकल गए, बेटाज आ गए, और बेटाज जो हैं वो अब इसमें अपना रोल परफॉर्म करेंगे। वालदा ने कहा कि हम थक गए हैं, 28% काम बहुत बड़ा होता है, बुनियाद रखी हमने बुनियाद रखी। बुनियाद ने पहले बंदा आते हुए पूरे पूरे सेंटेंस तो नहीं बोलता था, वो बस इन्हीं की बातें करता ना, स्टेट, एग्जिस्टेंस और पोजेशन की, तो ये बुनियाद ही थी। फिर टेंसेस बने, समझ आ रही है बात की? यानी जब हमें बोलना और आया तो हम और बोलना शुरू हुए, टेंसेस की तरफ आना शुरू हुए। तो जनाब बात यहां पे ये हुई कि जनाब जो टेंसेस थे उसके लिए रोल परफॉर्म करने के लिए कौन आ गए? बेटे आ गए। और बेटे टोटल कितने हैं? तीनों के कितने बेटे हैं टोटल? 12 बेटे। टोटल कितने बेटे हैं? 12 बेटे। तो अभी जरा बात समझिएगा बड़े ध्यान से कि एक्टिव के अंदर तो जनाब चूंकि पहला दौर था, नई जवानी सी, तो एक्टिव के अंदर 12 दे 12 बच्चे जड़े ने आ गए सामने। हम आएंगे जी, हम हैं आपके पास। लेकिन जैसे ही पैसिव का दौर शुरू हुआ तो पैसिव के दौर में चौथे बच्चे जो ज़रा जल्दी बिगड़ जाते हैं, अगर उनका ख्याल जल्दी ना रखें, या जल्दी चौड़ हो जाते हैं, ज़रा शर्मो शर्मी भी, या वो ये क्या कर रहे होते हैं कि वो जल्दी ही जो है ना अपने आप को थोड़ा पलट लेते हैं। वो कहते हैं बस ठीक है, इतना ठीक है, हम नहीं है वो, यानी हम इतना काम नहीं करेंगे, बड़े भाई हैं इसलिए वो खुद ही कर लेंगे। तो जो चौथा बेटा था इन तीनों ज़मानों का, उसने पैसिव में आने से इनकार कर दिया। तो पैसिव के कितने टेंसेस रह गए? 9 रह गए। तो याद रखें जी कि जो एक्टिव होता है उसके कितने होते हैं टेंसेस, और पैसिव के कितने होते हैं? 9। ये बात याद रखें। और कौन सा बेटा नहीं होता? चौथा बेटा नहीं होता। चौथा बेटा नहीं होता, ये बात याद रहेगी, चौथा बेटा नहीं होता। इस चीज को आपने याद रखना, ठीक है? तो चौथा बेटा इनके अंदर जो है वो उसने अपना किरदार अदा नहीं किया। दूसरी बात, तो मैं एक्टिव पैसिव की पहचान आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं ना, ताकि आपको समझ आए। जितने भी एक्टिव वॉइस के होते हैं ना सेंटेंसेस, याद रखिएगा उनके बारे में कि इनके अंदर सब्जेक्ट जो होता है ना वो किंग होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? किंग होता है। और किंग का मतलब है क्या? किंग के बगैर सल्तनत चल सकती है? किंग इसके अंदर किंग होता है। सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं बन सकता, सेंटेंस नहीं बन सकता। जैसे मैं कहता हूं यहां पे अली ईट्स एन एप्पल। इसके अंदर से अगर मैं अली को हटा दूं तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? नहीं बन सकता, क्योंकि किंग ही चला गया। अगर मैं हटा दूं अली ईट्स और एन एप्पल हटा दूं तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? बन जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि अली खाता है तो ठीक है, खाता है, सही है, खाता है। मतलब अब बात क्या है कि इसके अंदर कौन सा किंग है? सब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस के अंदर किंग कौन होता है? ऑब्जेक्ट किंग होता है। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? क्या सब्जेक्ट अगर पैसिव में ना हो तो सेंटेंस बन जाएगा? बन जाएगा, ठीक है? मतलब क्या, जैसे ही देखो मैं कहता हूं जी एन एप्पल इज ईटन, और मैं बाय अली अगर लिखना चाहूं तो मेरी मर्जी, ना लिखना चाहूं तो भी मेरी मर्जी। यानी मतलब क्या है कि ये तो किंग है, तो इसमें ये क्या है? ये किंग है। और ये वाला एन ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, आए तो ठीक है, ना आए तो फिर भी ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट है, आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। यानी मतलब क्या कि ये इसमें क्या होगा? ऑप्शनल होगा। ये पैसिव है। हम लोग जब गलतियां कर रहे होते हैं तो ये बेस हमें नहीं पता होती, इस वजह से तो गलतियां कर रहे होते हैं, इसलिए ये समझना ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। तो जितने भी एक्टिव होते हैं उनके अंदर सब्जेक्ट का होना मस्ट होता है, और जितने भी पैसिव होते हैं उनके अंदर
ऑब्जेक्ट का होना मस्ट होता है। और अब अगली बात मैं करने जा रहा हूं कि जितने भी एक्टिव होते हैं वो हमेशा एसवीओ के तहत चलते हैं, एसवीओ फॉर्मूले के तहत चलते हैं। और एसवीओ का मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट हमेशा पहले, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा पहले, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है, ओवीएस पे हमेशा चलते हैं ये, हमेशा ये किस पे चलते हैं, ओवीएस पे। ऑब्जेक्ट हमेशा पहले, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा पहले, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट। बात समझ आ रही है? तो जितने भी जो सेंटेंसेस हैं एक्टिव वॉइस के वो चल रहे होते हैं जनाब इस फॉर्मूले पे और पैसिव वॉइस के इस फॉर्मूले पे। और अगर पैसिव वॉइस लगाना हो तो ये हमेशा याद रखना है कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम हो रहा होता है। अगली बात समझ लें कि जितने भी एक्टिव वॉइस होते हैं ना उसके लिए एक मिसाल आपने अपने माइंड में रखनी है, और वो मिसाल है जनाब किसकी, सरकारी इदारा। क्या मिसाल है जी, सरकारी इदारा। और जितने भी पैसिव वॉइस हैं उनके लिए मिसाल आपने ज़हन में रखनी है, और वो मिसाल क्या है, प्राइवेट इदारा। प्राइवेट इदारा। जितने भी एक्टिव वॉइस होते हैं सरकारी इदारे होते हैं, चलो सरकारी के ऊपर डायरेक्ट आते हैं। सरकारी इदारों में जब एक शख्स बीमार हो जाता है तो उसे कहते हैं घर जाओ, तुम्हारी नौकरी खत्म, तुम्हारा हमसे ताल्लुक खत्म। क्या ऐसा ही है? क्या होता है, छुट्टियां देते हैं और उसके बाद इलाज के लिए हॉस्पिटल भी देते हैं। ऐसा ही है ना? यानी अगर मैं ये बात कहूं तो ये गलत तो नहीं होगी कि जितने भी सरकारी इदारे हैं उनमें इंपॉर्टेंस दी जाती है इंसान को। किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है? गलत तो नहीं कह रहा। वो कहते हैं काम होता रहेगा, लेकिन आप पहले क्या करो, इलाज कराओ, अपना इलाज करवाओ। तो एक्टिव वॉइस में किसको अहमियत दी जाती है, इंसान को, यानी सब्जेक्ट को। किसको, सब्जेक्ट को। ये याद रखना है। प्राइवेट इदारे, प्राइवेट इदारों में अगर एक शख्स, वड्डे तो वड्डा शख्स अगर एक महीना ना आए, वड्डी छाल मारने हैं, पूरा एक महीना ना आए, तो कंपनी क्या कहेगी, आप एक साल भी ना आए हम पैसे देते रहेंगे आपको। क्या कहेंगे वो, कहेंगे ठीक है जी अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं हम, नया एम्प्लॉय आएगा। तो मतलब इसके लिए मैं हमेशा एक मिसाल दिया करता हूँ कि एक शख्स बीमार था तो उसने ना उसके बॉस ने उसे फ़ोन किया, यार वो कंपनी वेट कर रही है आपका, क्या कर रहे हो अभी तक, जल्दी आओ आपके सिग्नेचर चाहिए। तो कहता सर वो मैं ना ड्रिप लगवाने लगा था। कहते कि ड्रिप लगवाने लगा, क्या मतलब? कहते सर वो ड्रिप लगने लगी है मुझे। कहता क्या मतलब, ड्रिप अभी लगी तो नहीं, सुई तो नहीं हाले अंदर गई? कहते नहीं गई। कहते काम कर, तू ना आके पहले सैन कर जा, फिर सुई लवा लेंगे, यानी ड्रिप लगती रहेगी कोई गल नहीं, लेकिन यह काम कर जा। तो मतलब अगर मैं ये बात कहूं तो ये गलत तो नहीं होगी कि जो प्राइवेट इदारे हैं उसमें किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, काम को। किसको दी जाती है, काम को, इंसान को नहीं। काम चाहिए उन्हें, बस क्या चाहिए, काम चाहिए। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैसिव वॉइस। और एक और बात सुन ले, जितने भी एक्टिव वॉइस है ना इनके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होती है। फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है ना चेंज होती है हमेशा, ऑलवेज चेंज। लेकिन जितने भी पैसिव वॉइस हैं उनके अंदर हमेशा याद रखें कि कुछ भी हो जाए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगानी है। आंधी आए तूफान आए कुछ भी होए, क्या लगना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आंधी आए तूफान आए, क्या लगना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बात याद रखनी है, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी जब आप ओवीएस पैटर्न फॉलो करेंगे तो इस वी की जगह पे क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रहेगी बात, भूलोगे तो नहीं, क्लियर है ये, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा। तो जनाब ये एक ऐसी मिसाल थी जो मैंने आपके सामने शेयर कर दी कि जिससे आपको पता चलेगा कि एक्टिव क्या होते हैं और पैसिव क्या होते हैं। अच्छा, अब जरा बात एक और, इसके साथ कुछ टिप्स मैं आपको देता जाऊं और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं ताकि आपको बातें याद रहें। उसको नहीं भूलना आप लोगों ने कि ये जो होते हैं ना एक्टिव वॉइस, मैंने बताया कि SVO फॉर्मूले के तहत चल रहे होते हैं। तो उनमें बोलने तो सेंटेंसेस ही होते हैं ना। टेंसेस के लिए एक बात बस याद रखिएगा कि टेंसेस से मुराद है कि इनमें हेल्पिंग वर्ब्स वी आएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी आएगा, इसलिए वो टेंस है।
इसके लिए लेकिन एक एग्जाम्पशन है, वो ये कि दो ऐसे टेंसेस हैं कि जिनमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये इकट्ठे नहीं आते, यानी उनमें सिर्फ मेन वर्ब आता है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। सिर्फ दो टेंस हैं और उन टेंस का भी सिर्फ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? इसमें ना तो नहीं की बात करते हैं और ना ही कोई सवाल करते हैं, ना ही कोई सवाल करते हैं। तो जनाब मैं ये बात बोल रहा हूं कि वो दो टेंसेस हैं जिनके सिंपल सेंटेंसेस में हम सिर्फ मेन वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। तो वो कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। बाकी दुनिया जहां के तमाम टेंसेस में, वेदर दे आर एक्टिव, वेदर दे आर पैसिव, सब में हेल्पिंग वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी आएगा। ये बात नहीं भूलनी आपने, इतनी बड़ी मैं बात कर रहा हूं क्योंकि हम स्टूडेंट इसमें गलतियां करते हैं। सेंटेंस लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लिखा हुआ। सेंटेंस लिखा है लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लिखा। हेल्पिंग वर्ब को पता है ना क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारी चीजें। सेंटेंस लिख दिया भाई, लिख दिया, लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लिखा। तो इसकी वजह से क्या होता है? पूरा सेंटेंस गलत, एक नंबर गया। कॉज इफेक्ट लिखने हैं तो कॉज एक लिखी, उसमें एक टेंस की गलती है, पूरा एक नंबर गया, फारग, टाटा, बाय बाय। तो ये काम नहीं करना, इसको याद रखना है, ये बात याद रहेगी। अब जनाब मैं आता हूं अपनी चीज को वाइंड अप करने की तरफ, और मैं आप लोगों को एक चैलेंज देता हूं। हमारे ना अक्सर ये कहा जाता है टीचर लेक्चर देता तो दे के भज जाता है, ऐसा ही है ना, कहता कर लेना। कुछ टीचर का भी तो इम्तिहान होना चाहिए थोड़ा बहुत, कि पता तो चले ना टीचर खुद क्या है, ये तो पता चले ना। तो मैं आप लोगों को एक चैलेंज देता हूं। अभी मैं एक बात बोलूंगा 5 मिनट की, उसके बाद आप लोगों ने मुझे बताना है। दुनिया जहां का कहीं से कोई भी मुश्किल तरीन सेंटेंस आप मेरे सामने ले आओ, अगर आपको टेंसेस की पहचान पता हो, नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 आपको पता हो कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती हैं, ये पता हो, और तीसरा अभी जो मैं आपके सामने एक फॉर्मूला बताऊंगा इसके बारे में आपको पता हो, दुनिया जहां में कहीं से कोई भी सेंटेंस आ जाए आप उसे सॉल्व कर लोगे। बहुत बड़ी चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको, दुनिया जहां में कहीं से कोई सेंटेंस आ जाए आप उसे सॉल्व कर लोगे, और ये चैलेंज है आप लोगों को मेरी तरफ से। और उसके लिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि आप कोई से बड़ा सेंटेंस सोचना चाहते हो सोच लो, कोई भी सेंटेंस सोचना चाहते हो सोच लो। ये आपके पास अब 5 मिनट का टाइम होगा, तब तक मैं ये बात लिखता हूं आपके सामने। ये दूसरी जो चीज कह रहा हूं ना फॉर्मूला, उसके लिए एक नाम ये याद रखिए कि मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, वो ये है जनाब मल्टीपल सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। हम लोग गलती क्यों करते हैं कि हमें ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा होता, और जब हमें ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा होता और इसके मुताबिक जब हम नहीं चल रहे होते, तो क्या होता है कि हमारे सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। जितने मर्जी आपको टेंसेस आ जाएं, जितनी मर्जी आपको हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएं, जितने मर्जी आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स आ जाएं, लेकिन अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता। इसलिए ये बात समझिएगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ऐसे सेंटेंसेस किन किन किस्म के हो सकते हैं। एक तो वो किस्म हो सकते हैं कि जिसमें हम ना तो नहीं की बात करेंगे ना ही सवाल की बात करेंगे, उसे क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंसेस। एक वो जिसमें नहीं की बात होती है, उसे क्या कहते हैं? और एक वो जिसमें सवाल की बात होती है, और एक वो जिसमें सवाल और नेगेटिव दोनों की बात होती है। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का मिक्स हो गया, सिंपल सी बात है ना, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का मिक्स हो गया। अब मैं आप लोगों के सामने ना एक चीज लिख रहा हूं, जरा बड़े ध्यान से इसको समझिएगा कि कैसे आप इसके अंदर माहिर हो सकते हैं। और याद रखें कैसे हो सकते हैं? प्रैक्टिस से। कल हैबिट की डेफिनेशन की थी, कल बात की थी ना हमने, तो प्रैक्टिस से हो सकते हैं आप। तो जनाब एक बात याद रखिएगा, मैं यहां पे आपके सामने लिख रहा हूं एस वी और तीसरा ओ, बस। मैंने कहा था ना ये फॉर्मूला फेस करना है, और पैसिव में कौन सा करना है? ओवीएस। ये सेम ही है, मसला ही कोई नहीं है। ओ को इधर ले आओ, एस को इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस। और वर्ब की जगह पे क्या लगा दो? कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब।
नहीं, सेकंड हो सकती है, पैसिव में हो सकती है, एक जगह पे सेकंड हो सकती है यार, हो सकती क्या हो भैया आप बताओ। जो डिड है, मैं बताता हूं, पास्ट इंडेफिनिट में हम हमेशा क्या होता है, जहां पे डिड आता है उसके बाद क्या आती है? हाँ याद रखो, हंस दे वो जालमो, रूल याद रखे कि जिधर भी डिड आता है ना उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, कुछ भी हो जाए डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। और पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। तो फिर इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में भी तो होता है ना, उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी? है हम सेकंड यूज करते हैं, थर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। देखा है बंदा पक्का है, ਇਹਦਾ फ्यूज नहीं उड़ रहा, क्योंकि कंफ्यूज नहीं हो रहा। गल समझ आ रही है? कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए वट एवर, कुछ भी हो जाए, हम क्या यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये जरा बात समझ लें, यानी मैं आपके सामने एक्टिव वाला करूंगा ना तो पैसिव वाला भी खुद ही समझ आ जाएगा आप सबको। जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने आए ना तो आप सबसे पहले SVO साइड पे लिख लो। ये प्रैक्टिस बार बार करोगे तो सेंटेंस में गलतियां खत्म हो जाएंगी। अब मैं क्या करता हूं, मैं जो मर्जी कर रहा हूं, लेकिन मेरे माइंड में तो SVO चल रहा होता है। अब मुझे प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है कि मुझे उसको लिखना नहीं पड़ता। आपकी प्रैक्टिस अगर कम है तो आप लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, हर सेंटेंस पे लिखेंगे, ताकि आप सही कर लो, आपको ऐसे आपकी गलतियां खत्म हो जाए। अब SVO के ऊपर बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में फॉर्मूला यही है कि आपने फॉर्मूला लिखना है, वर्ब से पहले आपने क्या लगा देना है? हेल्पिंग वर्ब, बस इतना। तो जनाब दुनिया जहां के सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मूला ये है। क्या फॉर्मूला है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और एंड पे क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। और उसके अलावा अगर कोई चीज बच जाए तो वो एंड पे लगा लो या शुरू पे लगा लो, जिधर सूट करती है लगा दो। जैसे मिसाल के तौर पे आपने वर्ब ऑब्जेक्ट भी लगा दिया, तो एक सेंटेंस ऐसा था जो बीच में ऐसा था जो बीच में एडवर्ब था, तो एडवर्ब को एंड पे लगा लो, जो बच गया ना उसको एंड पे लगा लो। किसके बाद? ऑब्जेक्ट के बाद। समझ आ रही है बात की? तो ये दुनिया जहां के सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। अब इसी तरह मैं SVO लिखता हूं ये आपके सामने दोबारा, और मैं क्या करता हूं कि मैं इसमें हेल्पिंग वर्ब तो लगा हुआ है, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ मैं सिर्फ लगा देता हूं क्या? नॉट। तो ये दुनिया जहां के नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आनी है? टेंस के से पता चलेगा ना। जाता हूं तो क्या है, खाता हूं तो क्या है, गया तो क्या है, ये तो टेंस से पता चलेगा। और आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं आप लोगों के सामने आपको शेयर करूंगा एक 1 पेज पल और वोकैबुलरी ट्रेयर। वोकैबुलरी ट्रेयर क्या है? वोकैबुलरी ट्रेयर के अंदर बेटा दुनिया जहां की, क्या मैंने बोला? दुनिया जहां के अंदर जो अल्फाज बोले जाते हैं, तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो इतने कॉमन है कि हर सेंटेंस में तकरीबन बोले जाते हैं। उनका एक चार्ट बना हुआ है, एक पेजर है, 1 पेजर है। बस उनको अगर याद कर लेंगे तो तकरीबन आपकी 35% जो वर्ड्स की मुश्किलात है ना वो हल हो जाएंगी। वर्ड कौन सा वर्ड है, क्या मतलब है, वो आपकी हल हो जाएंगे। तो मुझे आपने वो लाजमी शेयर करना ताकि मैं आपको बता दूं। मैं नंबर लिख देता हूँ, अगर किसी के पास नहीं है तो वो आप लाजमी कहिएगा, ये व्हाट्सएप मुझे कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है? ये आप लोगों ने मुझे देख लें, 0322433039 आपने मुझे करना है, मैं व्हाट्सएप के अंदर आपने मुझे बताना है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, 1 पेज पर आपको भेज दूंगा। नोट्स भी PRC के चाहिए हो मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स भी चाहिए हो मिल जाएंगे, हर चीज़ आपके पास आ जाएंगी और आप उसको कवर कर लेंगे। और इसके अलावा कोई कहे जी डे 9 तक के लेक्चर्स उसके लिंक नहीं है, मुझे वो भेज दें, मैं वो भी भेज दूंगा। लेकिन तुझे काम करना है, मेन गल है, ठीक है? क्योंकि हुण भी काम ना किया तो प्रोग्राम अच्छा खासा बढ़ जाना, तो अभी भी टाइम है, ठीक है? तो काम खराब नहीं करना। अब आते हैं, तो मैंने क्या कहा, ये क्या बन जाएगा? दुनिया जहां के नेगेटिव सेंटेंसेस। दुनिया जहां के नेगेटिव सेंटेंसेस, बड़ी बात कर रहा हूं, दुनिया जहां के नेगेटिव सेंटेंसेस प्रूव करूंगा आपके सामने। इसके बाद अगर मैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को इसमें हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आऊं, एंड पे क्वेश्चन मार्क बस लगा दूं, तो ये दुनिया जहां के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला बन गया। दुनिया जहां के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला बन गया। अगर मैं बस ये करूं कि इस नॉट से हेल्पिंग वर्ब को हटा के शुरू में ले आऊं, एंड पे क्वेश्चन मार्क बना दूं, तो ये दुनिया जहां के इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला बन गया। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव्स, दुनिया जहां के,
मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया जहां के करोड़ों जुमले बोले जाते ने, लेकिन फॉर्मूला ही हुंदा जे जो मैं आपको बता रहा हूं। करोड़ों जुमले बोले जा रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला यही होगा। इसी तरह एक होता है WH इंटेरोगेटिव। WH से शुरू होने वाले सवाल, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, विच, हु, हाउ, ये सारे क्या हैं? WH हैं। अगर WH इंटेरोगेटिव होगा तो वो क्या है? सिंपल है, इससे पहले WH वर्ड लगा दो। इससे पहले क्या लगाओ? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, सवाल हो गया हल। और अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो WH वाला, वो स्कूल क्यों नहीं गया था, उस सूरत में क्या करेंगे? आपने इस हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या लगा देना है? WH वर्ड। तो ये दुनिया जहां के WH इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव्स का फॉर्मूला बन जाएगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। मैंने शुरू में आपको बोला, 10 मिनट हो गए हैं इस बात को, मैंने कहा था दुनिया जहां का कोई भी मुश्किल से मुश्किल तरीन सेंटेंस मेरे सामने बोले, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चैलेंज ओपन है, कोई बताएगा? चैलेंज दे रहा हूं आपको, टीचर का इम्तिहान लो। और चैट जीपीटी को दिमाग जीपीटी यूज कर जालमा। जी जी प्लीज। चलते चलते रुकी, ये उस फास्ट 5% के अंदर होता है कि जो टेंसेस की कैटेगरी में नहीं आता। इनको हम नाम जैसे कहते हैं ट्रेन ग्रेजुअली स्टॉप्ड, ठीक है, या ट्रेन स्टॉप्ड एब्रप्टली। ये सिंपल सही, बड़ा आसान है। तो ये 5% के अंदर आता है, इसको छोड़ें, बड़ा को मुश्किल सेंटेंस दें मुझे। इसे कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, नवाबिया फिकरात। क्या कहते हैं? नवाबिया फिकरात। ये भी 5% के अंदर आता है। जैसे मैं कहता हूं मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, और दूसरा मैं क्रिकेट खिलवाता हूं, ये किसी से मैं काम करवा रहा हूं। तो उसके लिए याद रखिएगा हम यूज करते हैं ये गेट के बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मुझे बताएं, मैं क्रिकेट खिलवाता हूं, इंग्लिश क्या होगी? मैं क्रिकेट खिलवाता हूं, इंग्लिश बताओ। और नहीं है कि 10 तेरे सामने फॉर्मूला दसिया मैं तेनू। शाबाश, आई गेट द क्रिकेट प्लेड। मैं क्रिकेट खिलवाता हूं, वो ये है। क्लियर होगी बात? तू आप में दसता यार, मेरे को पूछने दे आसे जालमा जी। मुश्किल तरीन सेंटेंस दसो जालमो, वी हैव 5 मिनट्स लेफ्ट। सर क्वेश्चन है वैसे कि जो हेल्पिंग वर्ब दो होते हैं, मतलब विल बी बीइंग होता है, तो उसका इंटेरोगेटिव हमेशा रूल याद रखें। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आपने कही। उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, पहले वाला विल शैल, वो पहले आ जाएगा, बी बीइंग बाद में आएगा सब्जेक्ट के बाद। अगर वो नॉट है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में वही रूल है, विल और शैल के बाद नॉट, बाकी सब हो। ठीक है, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, इस तरह। हाँ, ये एक और आपने पूछा, मेरे गल्ला क्यों पूछी जा रहे हो मेरे को जालमो हैं? ऐसे मैं क्लास से तक पूछता रहा तुम मेरे को पूछते हो। मैं पढ़ता तो हूँ, जैसे होता है मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, मैं पढ़ता तो हूँ, एम्फेसिस है, आई डू स्टडी। फिर हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगा इस सिंपल में, पढ़ता तो हूं, आई डू स्टडी। वो कहता जी तुम खाते नहीं हो, ओ खाता तो हूं मैं, आई डू ईट, खाता तो हूं, ये इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चैट जीपीटी छो यार, सर रेहान जीपीटी एवं तो नहीं ना, चैट जीपीटी मैं बड़ी बड़ी जरा ना गलत साबित किया है। मैं तो स्टेटस भी अक्सर लगाता रहता हूँ कि चैट जीपीटी ये गलतियां कर रहा है। मैं उसे कहता हूँ भाई किस तरह आपने कह दिया ये सही है, तो फिर वो कहता है आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। वो एनजी कर देने, चैट जीपीटी इज नॉट टीचर यार, अथॉरिटी तो नहीं है, हद होती है बार। क्या ध्यान जीपीटी आपके सामने खड़ा है यार, क्या हो गया? हाँ जी बताओ। और ओ भाई 2 मिनट रह गए हैं, कोई सेंटेंस बताओ मुझे। ये आप ना, मैं जहाज से गिरा, एक सेंटेंस, ये हुआ 2 सेंटेंस, तीसरा, चौथा, एक सेंटेंस में आपने 6 सेंटेंस बता दिए। मुश्किल नहीं है, आपने 6 सेंटेंसेस बताए हैं मुझे, आपने 6 सेंटेंसेस बताए हैं मुझे। मैं क्या कहूं? चलो मैं, क्योंकि टाइम अब कम है, तो मैं कोई भी एक सेंटेंस जो है ना वो आपके सामने लिख देता हूं, ताकि मैं आपको समझा दूं कि हम किस तरह इसको कवर करेंगे। लो जी, मैं सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं ताकि चीजों को समझ सकें आप। मैं लिखता हूं जी सर रेहान, इससे लिखता हूं, तो मुश्किल तुम दस देना सी ना। हाँ जी, क्या तुमने ये नहीं देखा कि वो कहाँ जा रहा है? ओए होए 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 होए, क्या तुमने नहीं देखा चलते चलते उस पर नजर नहीं पड़ी तेरी जालिम। खैर बताओ, क्या तुमने ये नहीं देखा आखिरकार कुछ आया तो सही, ये नहीं देखा कि वो
कि वो सॉरी नहीं के बाद है देखा, कि वो कहां जा रहा। यहां पे मैं आपको रोकूंगा, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस इनका गलत है, ये याद रखिएगा। चलो अच्छी बात हो गई, इन्होंने पूछ लिया। जब सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट में हो तो अगला भी हमेशा पास्ट में आता है, ये बात याद रखनी है, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब सेंटेंस का पहला हिस्सा किसमें हो, पास्ट में, तो अगला भी किसमें आएगा, पास्ट में, ये बात नहीं भूलनी। तो है नहीं आना, क्या आना है, था। अब मेरे भाइयों और बहनों ध्यान से देखो, दो सेंटेंसेस है। क्या तुमने ये नहीं देखा, एक, और फिर के साथ दूसरा मिला, वो कहां जा रहा था। तो हमने दो सेंटेंसेस करने हैं असल में। क्या करने हैं, दो। तो आइए जरा दोनों की तरफ चलते हैं। सबसे पहला, क्या तुमने ये नहीं देखा। जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने आए तो पहला सवाल जो आपने अपने आप से करना है वो ये वाला, क्या ये नॉन एक्टिविटी है या एक्टिविटी है या टेंस है। नॉन एक्टिविटी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस और एक्टिविटी क्या है, टेंसेस। क्या ये टेंस है कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस है। देखना, मेन वर्ब आ गया तो ये क्या है, टेंस है। टेंस है तो कौन सा, देखा, शाबाश, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है। क्या है, पास्ट एंड डेफिनेट। मैंने लिख लिया, ये क्या है जी, पास्ट एंड डेफिनेट। पास्ट एंड डेफिनेट का कौन सा सेंटेंस, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। क्या तुमने नहीं देखा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो मेरे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताइएगा जरा मुझे। WH नहीं है भाई, क्या है, शाबाश, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद, और वेरी गुड, उसके बाद वर्ब के बाद क्या, ऑब्जेक्ट। क्या यही है, तुसी दसन हो, मैं तो नहीं कह रहा। सब्जेक्ट के, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, शाबाश, वेरी गुड। सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट, नॉट के बाद, उसके बाद एंड पे लगा दिया, लग गया फॉर्मूला, लग गया हुआ है जनाब। इसके अंदर मुझे एक बात बताएं, पास्ट इंडेफिनिट है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, क्या आएगा, एक्टिव है कि पैसिव है। क्या तुमने नहीं देखा, तो क्या है, मौजूद है तुम, तो क्या है, एक्टिव है। तो इसका मतलब है, तो एक्टिव वाला फॉर्मूला लगाना था ना मैंने। अगर पैसिव होता तो मैं ऑब्जेक्ट इधर लेके आता, समझ रहे हो ना बात। हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या आएगा, डिड। तुम की इंग्लिश क्या है, नॉट। डिड के बाद कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, देखने की इंग्लिश क्या है, डिड यू नॉट। यहां पे सी ऑब्जेक्ट है इसमें, ये, क्या तुमने ये नहीं देखा, तो क्या लगाएंगे, दिस। डिड यू नॉट सी दिस। अच्छा, क्या तुमने ये नहीं देखा, अगला हिस्सा सेम रूल, वो कहां जा रहा था, कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा है, ये टेंस है, टेंस है, क्या है, टेंस है। टेंस में कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, वेरी गुड, शाबाश। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में कौन सा सेंटेंस, कौन सा, वो कहां जा रहा था। देखो एंड ते भी तो लाना सी ना सी जालमो, ठीक है, वो कहां जा रहा था, क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फॉर्मूला क्या आएगा, जल्दी लिखवाओ, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एंड पे लगा दिया मैंने। अब देखो जरा, हेल्पिंग वर्ब कहां जा रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ऐसा ही है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर मुझे बताएं कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, वाजवर, वाजवर के साथ वो है ना, वो की इंग्लिश क्या है, ही के साथ वाज आएगा, वर आएगा, वॉज आएगा। पहले जरा समझते जाए, मैं बताता हूं आपको। फिर उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, कि क्या आएगा, वेरी गुड। और फिर उसके बाद क्या इसके अंदर, वो देखें, वो WH वर्ड है, WH वाला वर्ड था, आपने सिर्फ इंटरोगेटिव बोला, तो WH वाला भी आएगा, वेयर वॉज ही गोइंग। ऑब्जेक्ट है नहीं, बात खत्म हो गई। ये के की इंग्लिश अब रह गई है, वो क्या है, दैट। अब एक बड़े ध्यान से बात सुने, जब आप एक सवाल पहले पूछ लेना, सवाल के बाद फिर सवाल आया हो, तो फिर वो जो सवाल होता है उसको स्टेटमेंट बना देते हैं, सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सिंपल में। तो वेयर वाज नहीं, वेयर ही वाज गोइंग, क्या बन जाएगा,
अब इस सेंटेंस को सीधा कर लो, डिड यू नॉट सी दिस, ये लिख के दैट वेयर ही वॉज गोइंग, और एंड पे क्या आएगा, सेंटेंस सॉल्व। मैंने कहा कि दुनिया में कहीं से कोई भी सेंटेंस आए आप उसे सॉल्व करेंगे, लेकिन कैसे, ऐसे। अगर पैसिव बनाना तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट चला जाएगा उधर, सब्जेक्ट आ जाएगा इधर, और सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, बाय। तो दुनिया जहां के कहीं से भी कोई भी सेंटेंस आए आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो जनाब वही बात मैं आपको बोल रहा हूं कि जब तक ये प्रैक्टिस नहीं होगी सेंटेंस नहीं बनने। हम यही कहेंगे हमें इंग्लिश नहीं आती, हमारी जान जाएगी, हम कंफ्यूज होंगे, परेशान होंगे। लेकिन अगर इस तरह से जाएंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया, और देखें ये 9 दिन में काम करवाया था मैंने, जो बच्चे उन्होंने मुझसे रेगुलर पढ़ा उन्हें पता है ये काम मैंने कितने दिनों में करवाया, 9 दिनों में। और मैंने आपको करवाया सिर्फ 2 दिनों में, बल्कि 1.5 दिन में, तकरीबन 1.5 घंटे में ये काम करवाया सारा। 10 घंटे का काम 1.5 घंटे में करवाया मैंने आप लोगों को, और वो इसलिए था, ये स्मार्ट वे है। अब आपने इसके ऊपर वर्क करना है कि कैसे इसको आगे किया जा सकता है, एंड यू कैन डू दैट। कौन सा, ये प्रैक्टिस से आते हैं, वो बताना, आप जब चेक करवाते हैं असाइनमेंट्स तो मैं बताता हूँ ऐसे नहीं ऐसे कैसे आएंगे। वही कल वाली मेरी बात याद रखिए, असाइनमेंट चेकिंग्स, प्लेलिस्ट पे जाएं, असाइनमेंट चेकिंग, मैंने वो चेक की है असाइनमेंट, मोर देन 40 आवर्स। कुछ स्पीड में है, कुछ में जिनमें रूल, कुछ स्पीड में इसलिए होते हैं कि वो बच्चों का सही होता है तो मैं कहता हूँ डन, लेकिन कुछ होते हैं बीच में गलती कर रहे होते हैं तो वो मैं गलती बताता हूँ, आपने वही गलती तो देखनी है। जो स्पीड है स्पीड को इग्नोर करें, आप खुश हो वो बच्चे का काम अच्छा हो रहा है, लेकिन जहां मैं बता रहा हूँ यार ये रूल याद रखो, वो आपका काम है, वो आपने नोट करना है। जी डन है, हाँ जी, क्लास में भी यही होता था, बिल्कुल ऐसे ही है। डन हो गया जनाब, ये क्लियर है। तो जनाब ये आपका बेसिक ग्रामर का पोर्शन आज हो गया एंड। अब कल इंशाल्लाह हम डाइव इन करेंगे हम अपने कोर्स की जानिब, और याद रखें कि उसके लिए इन चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी होगा। जब तक ये बेस क्लियर नहीं होगी, हमने कल ही बात की थी कि आपके 80 मार्क्स नहीं आने वाले ऐसे, जब तक ये बेस क्लियर नहीं होगी, तो बच्चे इसलिए फेल हो रहे होते हैं। तो इसको ठीक किया, इसका मतलब है सब कुछ ठीक किया इंशाल्लाह। अब कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।